और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है आज का पहला प्रश्न? यह कह रहा है कि 5 बल्ले और 18 गेंद का जो मूल्य है वो 6500 रुपए है। अगर हम बात करें 2 बल्ले और 20 गेंद की तो 4200 रुपए है। तो 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य क्रम से क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए बच्चों सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन। सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन, यानी कि जब भी क्रम से वर्ड लिख जाए इसका मतलब है पहला जो मूल्य है ये बल्ले का है और दूसरा मूल्य गेंद का है। तो अगर हम 5 में गुणा करते हैं 850 की तो हमें पता लग जाएगा 500, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो गया? 4250। यानी कि 4250 के तो बल्ले हो गए। अब 18 की गुणा करूं अगर 125 में तो 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 दूनी 36 और 36 और 9 45 का 5 हासिल 4, 18 एकम 18 और 4 22। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और मेरा 6500 आ जाए इसका मतलब यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये 0 5 5 10 की 0, 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 2 6, बिल्कुल 6500 इससे आ रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन से 6500 नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप इस वाले में भी रख के चेक कर सकते हो। अगर 850 का 1 बल्ला है तो 2 बल्ले कितने के हो गए? आप कह दोगे 1700 के तो 2 बैट हो गए। 1 गेंद 125 रुपए की है तो 20 गेंद कितने की हो गई? आप कह दोगे 125 दूनी 250 यानी कि 2500 की बॉल हो गई। दोनों को मिला के क्या 4200 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही इसका क्या था? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन। आपको ऑप्शन से ये चेक कर लेना। भाई एक बात बताओ, आपको गेंद का रेट दिया हुआ है, बैट का रेट दिया हुआ है, तो आप ये देख लो ना 5 बल्ले कितने के आएंगे, 18 गेंद कितने की आएंगी, जिससे आपके रुपए फिट बैठ जाएं वही आपका आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में ट्रेंडिंग में बना हुआ है। ट्रेंडिंग का मतलब है हर साल ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। चलता हूं आगे। देखो क्या कहता है, 50 संख्या दी गई है और उनमें से प्रत्येक संख्या में से 53 घटाया जाता है। देखो 50 संख्या दी हुई है और उनमें से प्रत्येक संख्या में से 53 घटाया जाता है और इस तरह जो प्राप्त संख्याओं का माध्य था वो माइनस के 3.5 है। वो कितना है? माइनस का 3.5 है। तो संख्याओं का माध्य आपसे पूछा है कि संख्याओं का माध्य क्या होगा? जल्दी से बता दोगे संख्याओं का माध्य क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओगे संख्याओं का माध्य क्या होगा? जल्दी से बताओ संख्याओं का माध्य अगर 53 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 है। भैया कितना है? 3.5 बचता है। तो संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी माध्य कितना है? आप कहोगे 3.5। जब सभी में से क्या करा गया है? 53 घटाया गया है तो दी गई संख्याओं का माध्य कितना था? तो 53 को इसमें जोड़ दो। 53 को जब इसमें जोड़ दोगे तो आपको पता लग जाएगा। जब सभी संख्याओं का पूछे तो 53 को इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 56.5। यही माध्य होगा। तो यही करेक्ट आंसर है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन में से 53 घटा कर देख लो, जिससे आपका 3.5 आ जाए वही आंसर है। तो केवल इसी से आएगा। आप घटा के देख लो। क्यों? जब प्रत्येक संख्या से घटाया जा रहा हो तो आप कुछ मत करना, ऑप्शन से घटा के देख लेना। इसमें से 53 को घटाऊंगा 3.5 इसी से बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन जी। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन का तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या कहता है? मूल -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण कौन सा है? यानी कि ऐसी कौन सी समीकरण है, मूल का मतलब होता है जिससे x बराबर -1 आए और x बराबर 4 आए, तो वो कौन सी समीकरण होगी? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आज द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहला लेता हूं पहले वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या देखना होता? आप ये देखो कि 4 की जो गुणा है इसमें आपको, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये x² माइनस का 3x है, ठीक है, और माइनस का 4 बराबर 0। आपको ये चेक करना है कि ये जो अंत में है ये किस किस की गुणा करने से आ सकता है। आप कहोगे सर 2 गुणा 2 4 हो सकता है। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। एक बच्चा कहेगा 4 गुणा 1 4 हो सकता है। बहुत बढ़िया। फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि ये तो आपने बता दिया, अब मुझे ये और बता दो इनमें से किन दोनों को जोड़ दूं या घटा दूं, मेरा 3 आ जाए। तो आप कहोगे अगर 2 में 2 को जोड़ूंगा तो 4 आएगा, 2 में से 2 को घटाऊंगा तो 0 आएगा, 3 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। अब
4 में 1 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, लेकिन 4 में से 1 को घटा दूं आप कहोगे 3 आएगा। अब 3 जो आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? माइनस का आना चाहिए। तो अब ये चेक कैसे होगा? अगर प्यारे बच्चों मैं माइनस का 4 करूं, ठीक है, माइनस का 4 करूं और प्लस का 1 कर दूं, इसे माइनस का 4 लो, इसे प्लस का 1 लो, तो 4 में से 1 गया तो मेरा 3 आ जाएगा। तो आपको पता लग गया कि एक तो -4 आया, एक +1 आया। जब भी मूलों की बात करें आप इनके चिन्ह बदल देना, आप इनके चिन्ह बदल देना, आप कह देना ये x बराबर +4 आएगा और ये x बराबर -1 आएगा। यानी कि अगर आपसे वो मूल पूछ लेता है तो आप फिर इनके चिन्ह बदल देना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर बात समझ में आई? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार। इससे शानदार टेक्निक कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसका मतलब होता है जैसे ये -4 और +1 लिया, इसका मतलब है x -4 और x +1, तो इनको 0 के बराबर रख दो। तो x -4 बराबर 0 रखूंगा तो -4 अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसीलिए जब मूलों की बात हो तो इनके चिन्ह बदल दो। अगर मूलों की बात ना कहता हो तब आप क्या करते? x -4 और x +1 करते। देखो दोबारा करके बता देता हूं, एक बार दूसरी बार आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। देखो जैसे उसने क्या कहा है, x², बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -3x और -4, ठीक है जी, बराबर 0। आपको यह चेक करना है, जैसे ये अंत में 4 है, कि किस किस की गुणा करने पर 4 आता है। आप सबसे पहले यह चेक कर लो किस किस की गुणा करने पर 4 आ सकता है। आप कहोगे गुरुजी अगर मैं 4 गुणा 1 करूं तो 4 आ सकता है, 2 गुणा 2 करूं तो 4 आ सकता है। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। अब आपको यह चेक करना है, फिर गुणा करने से 4 आ गया, इसका मतलब है कि आप इनमें से जोड़ो या घटाओ तो 3 आना चाहिए। देखो गुरुजी अगर 4 में मैं 1 जोड़ता हूं तो 5 आएगा, लेकिन 4 में से मैं 1 को घटा दूं तो मेरा 3 आएगा। इसका मतलब मुझे पता लग गया है कि मेरे जो गुणनखंड होंगे वो 4 और 1 होंगे। वो क्या होंगे? 4 और 1 होंगे। अब जो आना चाहिए 3 माइनस का आना चाहिए। अब माइनस का 3 कब आएगा? जब माइनस वाला बड़ा हो। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस रख दो और छोटी संख्या के आगे प्लस। ये आपका क्या हुआ? आंसर। अब उसने मूल पूछा था, अगर वो गुणनखंड पूछता तो आप कह देते x -4 और x +1। देखो तो x -4 x +1, अगर वो गुणनखंड पूछता, देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये देखा गुणा किस किस की करने पर अगर मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मेरा 3 आए। तो ये 3 माइनस का कब आएगा? जब अगर वो माइनस का पूछे तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस का होना चाहिए, तभी माइनस का आएगा। अगर ये प्लस का होता तो बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए था। तो बड़ा नंबर यहां माइनस है तो बड़ा नंबर आप माइनस का कर दो, छोटा नंबर आप प्लस का कर दो। तो ये आपके गुणनखंड आगे। अगर वो मूल पूछता है तो मूल में क्या करते हैं? इनके चिन्ह बदल दो। तो ये -4 था, आप लिख दो +4, ये +1 था, -1। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसके बराबर आप जब 0 रखोगे तो x -4 बराबर 0, -4 इधर आएगा तो x बराबर +4 हो गया, ये आ गया। x +1 बराबर 0 रखोगे तो 1 इधर जाएगा, प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये इस तरह से कर दिया है। इससे शानदार कोई ट्रिकी नहीं हो सकती है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत शानदार। इससे शानदार कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है और इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं आगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का और इसकी बहुत शानदार मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं। क्या कहता है? एक संख्या में 5% की कमी की जाती है, यानी कोई नंबर है उसमें पहले क्या किया है? 5% की कमी कर दी, ठीक है जी। फिर 10% की वृद्धि की जाती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को दिमाग में इस तरह से छाप लेना आज कि कभी जीवन में वो निकलेगी नहीं। अगर कमी की जाती है या हानि होती है, अगर वो कमी कहे या हानि शब्द कहे तो इसका मतलब आप माइनस लोगे। अगर कहीं भी वो वृद्धि शब्द दे, क्या दे? वृद्धि दे या लाभ दे, कहीं भी लाभ दे या वृद्धि, तो आप प्लस शब्द लोगे, बस और कुछ करना ही नहीं है। अब आप क्या करोगे? ये कह रहा 5% की कमी होती है तो आप क्या कह दोगे? -5 कह दोगे कि जी -5 है। फिर 10% की वृद्धि होती है तो वृद्धि का मतलब है +10, तो वृद्धि का मतलब प्लस और 10। इसके बाद मैंने आपको बताया था इस माइनस और प्लस की गुणा करेंगे जब अलग अलग चिन्ह होते हैं। एक माइनस का होता है, एक प्लस का, तो हमेशा माइनस का चिन्ह जीतता है। अगर दोनों एक जैसे चिन्ह होते तो तब प्लस जीतता। अगर दोनों उल्टे चिन्ह है तो माइनस जीतेगा। इन दोनों की गुणा कर दो, 5 × 10 और बटे हमेशा 100 करना है। बटे 100 कुछ नहीं, खत्म बात।
10 में से 5 गया तो ये 5 बचा, 0 से 0 कट गई। अगर 5 में 10 का भाग दूंगा तो माइनस का 0.5 आ जाएगा, और 5 में से 0 पॉइंट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4.5। अगर ये आंसर प्लस में है इसका मतलब वृद्धि होगी, और आंसर अगर माइनस का होता इसका मतलब कमी होती, तो आंसर तो प्लस का है तो 4.5 की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर 4.5 माइनस के बचते तब कमी होती। क्लियर बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? अगर वृद्धि है तो आंसर प्लस में आएगा, और कमी है तो आंसर माइनस में आएगा। इस बात को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें, और मैंने आपको कई बार बताया है। देखो ये आपको याद रखनी है कि प्लस की गुणा अगर माइनस से होती है, जब अपोजिट साइन होते हैं हमेशा माइनस जीतता है। जैसे माइनस की गुणा प्लस से हो तो हमेशा माइनस जीतेगा। अगर एक जैसे चिन्ह हो, प्लस की गुणा प्लस से हो तो हमेशा प्लस होगा, और माइनस की गुणा हमेशा माइनस से हो तो भी प्लस जीतेगा। ये याद रखें। अगर मैं ये कह देता कि पहले एक संख्या में 5% की कमी होती है, दिमाग लगाना, और फिर 10% की फिर कमी होती है, तो अब क्या आंसर होता? जल्दी से बताओ, देखता हूं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका। बीपीएससी देने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। बिना ग्रेजुएशन के आप डीएलएड या बीएड कैसे करोगे मेरे भाई? ठीक है, जल्दी बताओ। पहले 5% की कमी और फिर 10% की कमी, जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो मैंने आपको बताया कमी का मतलब है माइनस। पहले 5% की कमी -5, फिर 10% की कमी, कमी का मतलब माइनस का 10। देखो कुछ नहीं किया, पहले कमी थी -5, फिर वृद्धि थी, आपने +10 -10 कर दिया क्योंकि कमी हो रही है। अब माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है? मैंने कहा जब एक जैसे चिन्ह हो तो प्लस आएगा। इन दोनों नंबर की गुणा 5 × 10 और बटे करते हैं 100। ठीक है, अब ये माइनस का 10 और माइनस का 5 कितना हो गया? आप कहोगे माइनस का 15। 0 से 0 कट गई, ये प्लस का 0.5 आया। भाई ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 0.5 है, तो इसको घटाओगे कितना आएगा? माइनस का 14.5। इसका मतलब है 14.5 की कमी होगी। तब क्या होता? 14.5 की कमी होती। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बात क्लियर समझ में आई? बताओ भाई कोई भी दिक्कत हो। अरे देखो ये माइनस का 15 में से 0.5 कटेगा तो ये 14.5 बचेगा माइनस का, 13 नहीं बचेगा दीपक कुमार। ठीक है, चलता हूं आगे, और बात को ध्यान से समझना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक सोचने वाला लॉजिकल क्वेश्चन है। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये कहता है रविवार को एक चिड़ियाघर के दैनिक आगंतुकों की संख्या 680 है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि चिड़ियाघर जो देखने लोग आते हैं रविवार को, वो 680 लोग आते हैं। बात को ध्यान से समझना। और अन्य दिन यानी कि बाकी के जो 6 दिन हैं उन दिन 332 आते हैं। यानी कि रविवार को तो आते हैं 680, और बाकी दिन में जो आते हैं वो आते हैं 332। तो यदि 30 दिनों के महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर में जो आगंतुकों की संख्या है उसकी औसत संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। जल्दी बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बताओगे। देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। एक महीना है जो 30 दिनों का है, उसका पहला दिन रविवार है, तो उसमें कितने दिन रविवार पड़ेंगे मुझे ये बता दो। तो रविवार जो आएंगे उसमें 5 आएंगे। रविवार कितने आएंगे? 5 आएंगे। अगर पहला ही दिन महीने का रविवार है तो उसमें 5 दिन आएंगे। ठीक है, बाकी के 2 दिन आएंगे वो कितने आएंगे? आप कहोगे बाकी के दिन जो आएंगे वो 25 आएंगे। बताओ कोई दिक्कत है? यहां पर यही सोचने वाली बात है कि रविवार कितने आएंगे? 5 आएंगे, और बाकी के दिन 25 आएंगे। अब रविवार को जो आते हैं वो कितने आते हैं? 680। तो एक बात बताओ, 680 आते हैं एक रविवार को, तो 5 दिन में कितने आएंगे? आप कहोगे 680 × 5। इसका मतलब 5 0 0, 5 8 40 का 0, 5 6 30 और 4 34, यानी कि 3400 लोग आए जो रविवार को आए। अब बाकी दिन कितने आते हैं? 332 आते हैं, और बाकी दिन बचे कितने? 25। तो 25 की गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 × 75, और 75 और 5 80 हासिल 8, 25 × 75 और 8 कितना हो गया? 83। तो अगर इन दोनों आगंतुकों को मैं जोड़ दूं कि लोग कितने आ गए, तो आप कहोगे 0 0 4 3 7 और 8 3 11, यानी कि लोग जो आ गए टोटल